एग्जाम में क्या दिक्कतें आ रही हैं अभिनय जी, बताइए। पिछले 7 साल से हर साल एक नई दिक्कत खड़ी हो जाती है। 2018-19 में यूएफएम के लिए लड़ रहे थे। यूएफएम क्या होता है भैया? यूएफएम था कि बाहर करने का एक तरीका, मैं फटाफट से बताऊंगा 10 सेकंड में, कि इन्होंने कहा कि आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं मैंने लिखा कि मैं आशा करता हूं, तो इन्होंने आशा को नाम मान लिया। मैंने लिखा आपका अनुज यानी छोटा भाई, तो इन्होंने अनुज को नाम मान लिया और ऐसे लोगों को इन्होंने रिजल्ट से बाहर कर दिया। इस चीज की एक लड़ाई हुई। बाद में जिसको इन्होंने ठीक किया, यानी गलती थी तभी ठीक किया। उसके बाद 2022 में फिर दिक्कत आई। 2017 में पहले आप सबको पता है सिफी के टाइम पे पूरा पेपर लीक हुआ था, सीबीआई जांच तक हुई और अभी तक वो मामला चल रहा है। 2022 में नॉर्मलाइजेशन का इशू आया, बच्चों के 200 में 223 240 नंबर आ रहे हैं, वहां पे भी बच्चों के साथ अनफेयरनेस हुई। 2024 में प्री के रिजल्ट में 600-700 ओवरेज बच्चों को ले लिया गया जो कि नॉन एलिजिबल थे। और ये लड़ाई हमने, ये कैसे हुआ? ये कारनामा सरकार ने कैसे हुआ? क्योंकि ये इनका टेक्निकल फेलियर है कि ये बाइफरकेट नहीं कर पाए। इनका कहना था कि हम एज का फिल्टर लगाना भूल गए और ये हम कई सालों से कर रहे हैं। फिल्टर लगाना भूल गए? ये 5वीं क्लास का मैथ्स का होमवर्क है क्या कि मां साहब आज भूल गए? वही मजाक चल रहा है। हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई, लंबी डेट मिल गई, हम कैट में गए, 2 हियरिंग में हमने एसएससी को मजबूर किया, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया और नए 1100 लोगों को टियर 2 में बैठने का मौका मिला। नहीं, आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब आप लोग एसएससी को उनकी फॉल्ट बताते हैं तब भी वो वेट करते हैं कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल इंटरवीन करे तब करेक्ट करेंगे? तब करेक्ट करेंगे, उसके बाद भी मानते नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा फॉल्ट पकड़ लिया गया था कि उनको करना ही पड़ा और रिजल्ट रिवाइज, उसमें से कई लोगों को नौकरी मिली है। सोचिए, वो लोग बिल्कुल बाहर थे और पेपर से 1 दिन पहले हुआ है। यानी टियर 1 के रिजल्ट के बाद जब टियर 2 होना था मेंस एग्जाम, उससे 1 दिन पहले लिस्ट जारी हुई कि आप भी टियर 2 देंगे। तो वहां पे एसएससी का फॉल्ट था। 2024 का मेंस का रिजल्ट आया तो वहां नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा फॉल्ट निकल के आया कि जिस बच्चे के 390 में 344 नंबर है उसको सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन 298 वाला ले गया। ये आपकी कहां की फेयरनेस? ये कमाल कैसे हुआ? ये नॉर्मलाइजेशन से एक पेपर बहुत मुश्किल पूछ लिया गया, एक पेपर बहुत आसान। लाइक अब आप 100 नंबर के पेपर में ABCD लिखा रहे हो, एक बच्चा 3 मिनट में लिख के बैठ गया, पेपर 1 घंटे का है, तो उसके 57 मिनट उसके पास जो बचे हैं वो कैसे परफॉर्म करे? अगर आपने सरल पेपर पूछा है, इसमें उस बच्चे की क्या गलती है कि आप एक पेपर नहीं बैलेंस कर सकते? उसमें 19 सवाल इन्होंने माना कि गलत पूछे गए और उन 19 सवालों के बदले ये बच्चों से कहते हैं कि आप 100 रुपए लेके बताओ, देकर हमें बताओ कि कौन कौन सा सवाल गलत है। प्री के अंदर उसके पैसे भी बच्चे देते 100 रुपए लेते हैं ये। सोचिए, 19 सवाल गलत, उसके बाद पैसे देने के बाद भी क्या हुआ? गलतियां भी कैसी थी आपको बताता हूं। आप ऐसे समझिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ लल्लन टॉप? जवाब है सौरभ द्विवेदी, दुनिया जानती है। अब फाउंडर की स्पेलिंग में FOUNDAR हो जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं जी इसका आंसर है सौरभ द्विवेदी। एक बच्चा जिसको ये पता ही नहीं है तो वो नहीं लगा पाएगा इसका आंसर। इन्होंने क्या किया, उसका मार्क्स टू ऑल कर दिया, सबको दे दिए 3-3 नंबर, क्योंकि फाउंडर की स्पेलिंग गलत है। तो यानी जिस बच्चे को आता था वो सवाल, वो तो बराबर आ गया जिसको नहीं आता था उसके। इस तरीके से 19 सवालों में मार्क्स टू ऑल दिया इन्होंने। 100 में 16 सवाल SSC JEE में गलत थे, यानी एक बच्चे से 1600 रुपए, एक बच्चे से 1000 रुपए एक एग्जाम में, लाखों बच्चा पेपर दे रहा है। कल जब ये बात मैंने SSC के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। नहीं, वो एसएससी के मुखिया ये कह रहे हैं कि सरकार को सड़क बनाने के लिए जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं, जो बहुत अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं, ज़्यादातर लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम गलती करेंगे तुम उसकी पेनल्टी दो, उससे हम सड़क बनाएंगे। सड़क, आप 100 सवाल गलत पूछे। आप रोड के नए नॉर्म्स लाइए कि 20 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे स्पीड रखनी है, फिर 30 पे रखनी है, चालान बनाइए 20-30 हजार के। नहीं, एक और तरीका नहीं, इसका एक और तरीका हो सकता है। ये मेरा सरकार को सुझाव है, सरकार सुनती बहुत है हम लोगों की। 100 के 100 कितने सवाल होते हैं टोटल? 100 सवाल है, पूरे 100 के 100 गलत पूछ लो और ज्यादा पैसा आएगा और बढ़िया रोडें बनेगी। अगर सड़क पूरे देश की रोड बनेगी। सड़क का पैसा ऐसे ही आना है कि विद्यार्थियों से गलत सवालों को ठीक करवाने के नाम पे आप पैसा वसूल रहे हो, तो सारे गलत पूछ लो। गलत पूछने का सिलसिला चल रहा है। हमने भी 5 बार एग्जाम दिया, तब क्यों नहीं गलत आते थे? क्योंकि तब गलत के पैसे नहीं मिलते थे। अब पैसे मिल रहे, कुल मिला के आज पूरा एग्जाम सिस्टम बर्बाद हो चुका है। सरकार, आयोग और एजेंसियां सब मिलके कमा रही हैं। 600 किलोमीटर दूर सेंटर डालकर बोलते हो कि आपके बस्ता रखने का 100 रुपए चार्ज करेंगे।
अब एक बच्चा इतनी दूर सेंटर लेके जा रहा है, वो कैसे जाएगा? वो एक बैग तो लेके जाएगा, आप उस बैग रखने के भी 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 600 किलोमीटर दूर आता है, दूर सेंटर डाल रहे हैं। मैंने इस पे पूछा डायरेक्टर साहब से, नकल वकल रोकने के लिए क्या हाँ, लॉजिक क्या रहता है? उनका यही था कि बच्चा सेटिंग ना कर ले। तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब इतनी दूर लेकिन फिर भी, तो कहते हैं कि जो है हम तो अपने जमाने में जर्नल में धक्का खा के जाते थे, इसमें क्या दिक्कत है? यानी ये लोग दिक्कत को दिक्कत नहीं समझ रहे। एसएससी फेज में 55,000 बच्चे वो कह रहे थे इफेक्टेड हैं, तो बोले इतने बच्चों में 55,000 इतनी बड़ी बात नहीं है। यानी अब गलतियां करना जब उतनी बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सरकार इनसे मांगती ही नहीं है। कौन थे ये डायरेक्टर साहब जो सड़क बनवा रहे थे इन पैसों से? ये चेयरमैन साहब के ही थे, क्योंकि कहकर तो यही बुलाया गया था कि चेयरमैन साहब बोलेंगे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात की। तो नाम बताना उनका? जी बिल्कुल, अभिषेक। हाँ बिल्कुल, लल्लन टॉप पे नाम लेके बात होती है। बिल्कुल अभिषेक थे, और उन्होंने बड़े ये सब बातें इतने प्यार से। आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ जी। 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को हुआ। 25 में 70% सवाल रिपीट हो गए एग्जाम के अंदर, 24 वाले ही आ गए। हमने इस पे सवाल किया तो भाई साहब कह रहने लगे, बोले आपको पता है आप इसे गलत क्यों मान रहे हैं? जिस बच्चे ने 24 का पेपर देखा होगा उसने सोचा होगा ये तो आएगा ही नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया ना। ये बच्चों जैसे जवाब दिए। ये स्कीम देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, और मेरी सरकार से ये अपील है कि इस स्कीम का लाभ इस देश के सारे एग्जाम के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, और सिर्फ 70% क्यों, दरअसल कभी कभी ऐसा धप्पा भी मार देना चाहिए अभ्यर्थियों पे कि पूरा का पूरा पिछले दिन का पेपर पूछ लें, क्योंकि विद्यार्थी तो ये सोच रहा है उसको थोड़ा नहीं पूरा सरप्राइज दो। वाह क्या बात है। वही मैंने पूछा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे इतनी तेज से बोलते हैं ये पड़ा है लैपटॉप ले जाइए उठा के रिजल्ट ऐसे उठाए जाते हैं। सीपीओ मतलब ये जो हमारी सेंट्रल पुलिस 2 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रही है सरकार। रेलवे में इन लोगों ने 500-500 रुपए लेके बच्चों से फॉर्म भरा लिया, बोला 400 वापस करेंगे। 4 साल तक करोड़ों बच्चों का 400 रुपए दबा के बैठे रहे। यानी एग्जाम से लौटाया कि नहीं लौटाया? नहीं, उसके बाद बहुत बच्चों का लौटा और बहुतों का नहीं भी लौटा। अच्छा, मतलब यह है कि जहां एक युवा इनसे रोजगार की उम्मीद कर रहा था, इन्होंने उसी को रोजगार का साधन बना दिया। तभी तो ये सुधार नहीं करना चाहते। आज अगर एडिक्यूटी में इतनी प्रॉब्लम है, एडिक्यूटी एक ऐसा वेंडर है जो ब्लैक लिस्ट भी हो चुका है, आपने किन पैरामीटर्स पे बिना ऑडिट किए हुए उस कंपनी को क्यों फाइनल कर दिया जो पहले वाली कंपनी से आधे पैसे पे एग्जाम करा रही थी? देश के युवा के साथ आप मजाक करना चाहते हैं। आपको नौकरी देनी नहीं है, आपको उसको उस प्रोसेस में उलझाए रखना। नहीं देनी तो भर्तियां मत निकालो, कह दो कि नहीं है, पर निकालो तो कम से कम उसको पूरा करो ना, और फेयर तरीके से पूरा करो। और जवाबदेही जब तक नहीं निर्धारित होगी। चेयरमैन साहब हमसे क्यों नहीं मिले? बुलाया गया चेयरमैन, क्योंकि वो 2 बार मिल चुके थे, वो आंखें नहीं मिला सकते थे। उनको पता था जो 2 बार वादे किए ठीक से वही पूरे नहीं हो पाए। चेयरमैन साहब के शब्द हैं कि हाँ मैं मानता हूं 2024 में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं ये चीजें पहले से होती रही हैं। यानी एक चोर को जब पकड़ा जाए तो वो पुलिस से ये कह के आज छूट सकता है कि मैं तो 3 साल से चोरी कर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। क्या कर सकते हैं। वाह, इतना खराब सिस्टम है। और इस पे आवाज उठा लीजिए तो आप लाठी उठा लेते हैं हमारे ऊपर। ये लोकतांत्रिक देश है। आज भी हमें ये कह के डरा जाता है क्या मतलब पड़ा है तुम्हें, क्यों बता रहे हो? ये डराने के तरीके हैं। अगर आप डरते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब इतना गलत हो रहा था तो तुम मूक बने हुए क्यों बैठे थे।